कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th की अकाउंटिंग की टॉपिक है, जिसको हमने एनसीईआरटी से पिक किया है और स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो में बनाने की कोशिश की है। अगर कोशिश अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आगे ज़रूर ये शेयर करिएगा। तो आइए समय बिना गवाते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि साझेदारी का लेखांकन। आपने क्लास 11th में ऑलरेडी साझेदारी के संस्था के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पर जो है इस चैप्टर में, अकाउंटिंग के चैप्टर में, हमें ये देखना है कि अगर साझेदारी संस्था हमें चलानी है तो उसकी अकाउंटिंग अगर हमें करनी है तो हमें किस वे में उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला जो चैप्टर जो है हमारे सामने जो दिख रहा है वो साझेदारी लेखांकन की आधारभूत जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन सारे बेसिक टर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में स्पेशली मैंने एनसीईआरटी बेस पे मैंने मतलब वीडियो बनाए हैं। तो ये जो है पैन इंडिया जो है पूरा वैलिड रहने वाला है। जहाँ पे भी हिंदी भाषी बच्चे होंगे वो सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व का नाम सबसे पहले लेकर के आए। सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को ऑन करेगा, अपना स्वामित्व रखेगा, जितनी भी लाइबिलिटी रहेगी, जितने भी एसेट्स रहेंगे उन सबका ही अकेला मालिक रहने वाला है। तो यहाँ पर एक समस्या आती थी कि इन केस कि अगर सिंगल प्रोप्राइटर कहीं जा रहा है, अब्सेंट है या कुछ अलग काम में व्यस्त है तो उसके बिजनेस को चलाएगा कौन, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए नया फर्म एक आया जिसको बोलते हैं साझेदारी संस्था। साझेदारी संस्था क्या है? साझेदारी संस्था का सीधा सा मतलब है दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद एक नए व्यापार को फॉर्म करेंगे, नया व्यापार को शुरू करेंगे और उसमें इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता तो उसको आपस में बांट लेंगे। यही सेम चीज़ होता था जैसे। और फिर इसके बाद जो है 1932 में इससे रिलेटेड एक एक्ट बन जाता है, इसके बिहाफ पे इसको रेगुलेट किया जाता है, यहाँ जैसे दिया हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में स्पेशली इसकी परिभाषा को पढ़ना है, हमें साझेदारी विलेख जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, 32 में जो भी लेखांकन की जो भी प्रावधान है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल को लगाता है तो वो किस टाइप के कैपिटल है, स्थिर है, अस्थिर है, इसके बारे में डिटेल करना है। लाभ हानि का विभाजन कैसे होना है वो हो गया। पूंजी है या आहरण है, अगर उस पर किसी तरह का ब्याज अगर बन रहा है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इन सारे पहलू पर हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। चूँकि हम वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, लंबा कोशिश करने नहीं करेंगे, इसलिए आज की वीडियो हम लोग सिर्फ थ्योरी पोर्शन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जो है 1932 सेक्शन 4 के तहत इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिया यह है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय को लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, अभी आगे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट में हम आपको डिटेल कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, साझेदारी। साझेदारी का मतलब सीधा सा मतलब है दो लोगों का होना, ठीक है। जैसे अगर आप हैं और आपका दोस्त है, आप दोनों ने के दिमाग में कोई बात आई कि चलो मिल करके एक बिज़नेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप दोनों ने मिल करके बिज़नेस किया, एक सहमति बनाई, सहमति के बिहाफ पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब इसके नेचर को देख लेते हैं। प्रकृति को हम लोग कभी कभी लक्षण या विशेषता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो लक्षण ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये बता दिया है कि इनकी जो मैक्सिमम संख्या रहने वाली है वो 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कंपनी एक्ट के तहत 1932 में ऐसा कुछ भी डिनोट नहीं किया गया है। दूसरा है जो भी पार्टनर्स रहेंगे, पार्टनर बिजनेस करेंगे, उनके बीच में आपसी समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एग्रीमेंट और समझौता मतलब अनुबंध दोनों ही दिया हुआ है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, समझौता का मतलब हो गया बस एग्रीमेंट, मतलब दो लोग आपस में मिले, अपनी बातों को रखे, दोनों लोगों ने स्वीकार किया, अस्वीकार किया, वो समझौता हो गया। लेकिन जैसे ही इसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा समझौते को, वो तुरंत समझौता बन जाएगा अनुबंध। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पार्टनर्स जो भी रहेंगे उनके बीच में आपसी समझौता होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर के बीच में व्यवसाय का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे पतंग का दौर चल रहा है, तो पतंग के दौर में ये होगा कि दो दोस्त मिले, बोले अरे चलो पतंग उड़ाते हैं, हाँ ठीक है। तो एक ने बोला कि भाई तुम ढील देना,
मैं उसको मतलब आसमान तक मैं पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद उसने एक ने उसको अपनी परेती मतलब दे दी कि लो तुम परेती थामो, और मैं यहाँ से मांझे को मैं ढील रहा हूँ। और ये देखिए ये भी एक साझा ही है, दोनों लोगों ने मिलकर के पतंग उड़ाया है, लेकिन ये साझेदारी फर्म के अंतर्गत में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा यहाँ पर व्यवसाय का होना जरूरी है। अगर व्यवसाय नहीं है तो वो साझा नहीं है। यहाँ इमोशन के साथ नहीं होना, जो भी चीज़ें डील होनी चाहिए वो मनी टर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लिए पारस्परिक अभिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ऊपर की परिभाषा में दिया हुआ था। देखिए पारस्परिक अभिकरण क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप डिटेल में थोड़ा सा देखिएगा। इसमें जैसे देखिए जस्ट सपोज कि दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में आपसी समझौता बहुत अच्छा है, मतलब ये दो लोग हैं, ठीक है, दोनों लोग के पास जो है आपसी समझौता है। ठीक है, ये रिच पर्सन है, ये पुअर पर्सन है, लेकिन अगर ये गरीब आदमी तो इनका जो मेंटल स्टेटस बहुत हाई है, मतलब ना बहुत अच्छी इमेजिनरी एकदम है। ये नया नया कुछ जो है इनोवेशन, मतलब इनके दिमाग में कुछ नया नया इनोवेशन चलता रहता है। इन्होंने सामने वाले के सामने रखा बात अपनी कि भाई हमारे मन में ये विचार आ रहा है, क्या कह रहे हो तुम। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी विचार है आपके, लेकिन यार नहीं, इन्होंने फिर बताया कि नहीं यार नहीं शुरू कर पाएंगे। क्यों नहीं शुरू कर पाएंगे? क्योंकि भाई मेरे पास पैसे नहीं। इन्होंने बोला ठीक है ऐसा कुछ मत करो, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मैं तुमको देता हूँ, तुम बिज़नेस को स्टार्ट करो, लेकिन इन फ्यूचर जो भी बिज़नेस होगा उसमें अगर प्रॉफिट अगर जनरेट होता है तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, आधा आधा प्रॉफिट बटेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिजनेस में प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों लोग रेडी हो गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आर वाला जो पार्टनर था, अब इसके पास कोई दूसरा पार्टनर जाता, मान के चलिए जेड, और जेड को कोई चीज़ चाहिए, जैसे इन्होंने कुछ भी एक कार बना रखा है जो मतलब विदाउट ड्राइवर चलने वाला है। जेड ने बोला यार ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा है, कार मेरी चल नहीं रही, मैं क्या करूँ। तो इन्होंने बोला ऐसा करो, तुम पर्टिकुलर जो है उस शॉप पे जाओ, उस शोरूम में जाओ, जाना वहाँ के जो मालिक होंगे उनसे मेरी बात करा देना, ठीक है, मैं तुमको बोल दूँगा, मतलब वहाँ पे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। जेड गया तुरंत यहाँ से एक कार लिए, विदाउट मैन वाला, मतलब विदाउट ड्राइवर वाला, और अपना लेकर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इनको एक तरह का सजेशन दिया। सजेशन कौन देता है? एजेंट देता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब एजेंट के तौर पे इन्होंने काम कर दिया। अब प्रॉफिट जनरेट हुआ, इन दोनों लोग मतलब पी और आर दोनों लोगों ने आपस में क्या कर लिया, तो उसको बांट लेते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ रिलेशन देखिए बना हुआ है। रिलेशन में क्या है, ये बता रहा है कि साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक द्वारा चलाया जाता है, जैसे वहाँ पे पी चला रहा था। इस कथन से दो महत्वपूर्ण आशय है। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार का अधिकृत है, मतलब जितने साझेदार रहेंगे वो लोग अधिकृत तो रहेंगे, रजिस्टर्ड रहेंगे। दूसरे, सभी साझेदारों के बीच आपसी पारस्परिक एजेंसी का संबंध है। आर के सामने जब भी आएगा वो अपने जो पार्टनर वाला बिजनेस रहेगा उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, एज ए प्रमोटर के तौर पर काम करेगा वो। जितने भी साझेदार रहेंगे, प्रत्येक साझेदार के व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ जी दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता के रूप में एजेंट के तौर पे भी काम करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ही दो लोग दोस्त मिलकर के अगर बिजनेस करेंगे और अब डायरेक्ट अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्टली उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो आपसे क्या बोलते हैं संबंध होता है, वो अभिकर्ता के तौर पे होता है। ठीक है, वह अपने काम के द्वारा दूसरे फर्म के व्यवसाय के हित में आबाद कर सकते हैं, दूसरे कामों से उनके साथ संबंध हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो रहेंगी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी रहेगा, म्यूचुअल एजेंसी साथ में एजेंट का रिलेशन रहने वाला है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। साथ में क्या, लाभ का विभाजन, भाई साझेदारी संस्था बनती है प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट होगा तो इन केस फ्यूचर में बटेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस बांटना होगा। साझेदारी के उत्तरदायित्व कैसे हो, साझेदारी के उत्तरदायित्व जो होते हैं हमेशा असीमित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वह एक साझेदार, केवल यही नहीं, एक साझेदार एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होता है। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंध होती है। उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने के हेतु आबाद प्रयोग हो सकती हैं। ठीक है, असीमित दायित्व का मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर कोई फर्म है
उस फर्म के नाम पे बिजनेस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया है, डेप्ट हो गया है, बोरोइंग सेक्शन बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उसकी लाइबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए जो है पार्टनर्स के भी एसेट्स का यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो दायित्व बनता है वो असीमित उत्तरदायित्व बनता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा आई होप। अगला पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पूछ लेता है कि साझेदारी विलेख किसे कहते हैं। अब देखिए, साझेदारी विलेख का मतलब सीधा सा मतलब है कि एक लेटर रहेगा जिसमें पूरे फर्म का रूल रेगुलेशन क्या रहेगा, एकदम पूरा लिखा रहेगा। अब क्या क्या लिखा रहेगा यहाँ सीधे चार्ट में दिया है। सबसे पहले क्या रहेगा? फर्म का नाम, उसका पता और उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। दूसरा, सभी साझेदार जो भी हैं उनके नाम पते रहेंगे। तीसरा जो है, साझेदार द्वारा कितनी कितनी पूंजी लगाई गई वो रहेगा। लेखांकन की अवधि कब है, ठीक है। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, किस डेट पे इसको शुरू किया गया था। बैंक में खाता कौन सा है, कौन सा बैंक है, बैंक में खाता कौन सा है, उसका संचालन किन किन साझेदारों द्वारा होगा। लाभ हानि का अगर होगा तो उसका विभाजन किस अनुपात में करना है, ये भी इसके कई सारे फॉर्म हैं। जैसे पूंजी के अनुपात में होता है, बराबर हिस्से में होता है, या अपना ये लोग रेशियो बना लेते हैं। पूंजी ऋणों और आहरण आदि पर भी ब्याज की दर क्या है। अगर हमें अंकेक्षक को नियुक्त करना है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर को वेतन देना है, कमीशन देना है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। जितने भी साझेदार उनके क्या क्या पर्टिकुलर अधिकार हैं, उन अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का भी क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। साथ में एक से अधिक अगर साझेदार अगर दिवालिया अगर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो निष्पादन करना है, तो निष्पादन की स्थिति क्या क्या क्राइटेरिया उसे हमें देखना है। साझेदारी के बीच में अगर आपसी अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे होगा। और अगर कोई नया साझेदार आना चाह रहा है या कोई साझेदार जाना चाहता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसे समय में जो भी अनुपालित या जो भी नियम कानून होंगे उसके बारे में यहाँ पे होने वाला है। व्यवसाय के संचालन संबंधी अन्य अगर कोई मसला है तो उन सब का डिटेल जो है हमको पीडी में क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। पीडी मतलब बोले तो पार्टनरशिप डीड में शो करना पड़ेगा। इन केस कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो क्या करना होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य नहीं है, अच्छी क्या आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आपका मन करता है तो आप बनाइए, नहीं मन करता तो आप मत बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो क्या होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको सबसे पहले जो है ये याद रखना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा। भाई आप भले से आप किसी ने 10 करोड़ लगाया है, किसी ने 10 लाख लगाया है, दोनों पार्टनर्स ने अलग अलग पूंजी लगा रखी है, लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट लॉस इक्वल बटने वाला है। साथ में पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, आहरण पर ब्याज नहीं देना है, और अगर कोई पार्टनर फर्म को ऋण दे रहा है तो उस पर भी ब्याज नहीं देना है, सॉरी उस पे ब्याज आपको देना पड़ेगा, वो भी कितना, मैक्सिमम आपको 6% वार्षिक देना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये वाला पोर्सन, ठीक है। और फर्म के कार्य हेतु कोई भी किसी भी तरह का वेतन या पारिश्रमिक आपको नहीं देना है। तो इस पोर्शन को हमेशा याद रखिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ आपको एक चीज़ देना है, जो प्रविध राशि है, ठीक है, उस पर आपको ब्याज देना होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अब साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू क्या क्या है, ठीक है। विशिष्ट पहलू में सबसे पहले हमको ये देखना है खातों का अनुरक्षण। मतलब कि अगर जो पार्टनर्स बन रहे हैं उस पार्टनर्स के बीच में जो खाते बनेंगे, पूंजी के खाते स्पेशली, वो किस वे में बनना है उसका। इसके देखिए दो मेथड होते हैं, एक होता है स्थिर मेथड होता है, एक होता है अस्थिर मेथड। स्थिर मेथड में दो चीज़ें बनती हैं, एक फिक्स कैपिटल वाला बनता है हिस्सा, ठीक है। यहाँ जैसे प्रोफार्मा देखिए, ये स्थिर पूंजी का प्रोफार्मा, स्थिर पूंजी में साझेदार की पूंजी खाता क्या है और साझेदार का चालू खाता, ये दो अलग अलग बनते हैं स्थिर वाले में, याद रखिएगा। यहाँ पे इस वाला पोर्शन जो रहेगा, ये वाला पोर्शन आपका, वो आपका फिक्स रहने वाला, इसमें अनचेंज रहते हैं, जल्दी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन विद इन ईयर जो भी चेंजेस आएंगे उन सारे चेंजेस को जो है हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, इस वाले में जो साझेदार का चालू खाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका नोट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पढ़ सकें, या आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। देखिए उसको देखना कैसे, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से में देखिए क्रेडिट वाली राशि रहेगी और ये वाला जो हिस्सा रहेगा डेबिट वाले में, ठीक है। अगर कोई नया कैपिटल लगाया जा रहा है तो उसको शो कर देंगे, ठीक है। और अगर पुराना जो बचा हुआ है आपका कैपिटल, उसको भी हम जो है क्रेडिट साइड में ही शो कर देंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट इधर रहने वाला है।
और इन केस अगर किसी तरह की पूंजी अगर निकाली जा रही है, आहरण किया जा रहा है, पूंजी अगर निकाला जाएगा तो उसको यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे मान के चलिए 10 रुपये यहाँ पर इनका पुराना था और 5 रुपये ये हो गया, इन्होंने नया लगाया, कुल मिलाकर कितना हो गया, 15 रुपये हो गए। और इन्होंने 2 रुपये का आहरण कर लिया था, 2 रुपये आप यहाँ शो कर देंगे। बचा कितना, 15 में से 2 गया, आ गया 13, 13 रुपये शेष राशि हो गई। और ये शेष राशि अगले वर्ष के लिए फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ प्रारंभिक शेष का बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ये हो गया स्थिर पूंजी का पूंजी खाता। ठीक है, अब इसी के साथ ही हमें देखना है चालू खाते में क्या करना है। चालू खाते में सीधा सा चीज़ है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डाउट की बात नहीं है, मतलब बहुत सिंपल ही है। ठीक है, इसमें इसको देखिएगा, अगर शेष अगर कोई जमा राशि अगर आती है तो देखिए, जमा राशि और नाम राशि दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, दोनों एक साथ रहेगा मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें क्रेडिट साइड में क्या क्या शो करना है, इसको क्रेडिट साइड है, हमें वेतन पार्टनर्स को देने वाला, कमीशन पार्टनर्स को देने वाला, पूंजी पर अगर कोई ब्याज है तो। ठीक है, डेबिट साइड में क्या रहने वाला है, आहरण हो गया, आहरण ब्याज हो गया, और किस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको शो करेंगे लोग। अब आगे देख लीजिए, इसमें क्रेडिट साइड में और क्या क्या है, लाभ हानि और विनियोजन वगैरह हो गया, इन सारा की चीज़ें, जिसको आप क्या करेंगे, साइड चेंज करके दोनों साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अस्थिर पूंजी में क्या, अस्थिर पूंजी जैसे ही आप स्थिर पूंजी के दोनों फॉर्मेट को, चालू वाला और उसको दोनों को मिला दे तो वही आपका सेम बन जाएगा। देखिए कैसे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वहीं का दिख रहा है, क्रेडिट साइड में मैंने बताया आपको शो किया जाएगा, शो कर रहा है। नया अगर कोई राशि लगाया गया तो वहाँ शो करना ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही वाला पोर्शन दिख रहा है, ये अगर है तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके दूसरे इसका ये ले लीजिए ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें और अपने चीज़ों को याद कर सकें, डिफरेंस को याद करके जाए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट आंसर में जो है डिफरेंस क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, शेयरधारकों के बीच लाभ हानि का विभाजन किस वे में होना है, तो उसके लिए जो खाता आपका बनेगा वो लाभ हानि विनियोजन खाता बनेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री दी हुई है, जर्नल एंट्री में हम इसको बाद में देखेंगे। हम बस इसका प्रोफार्मा याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केस में प्रोफार्मा ही पूछता है। जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सेम ही बनने वाला, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे जो डेबिट होता था वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होता था वो डेबिट हो जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। लाभ हानि, अगर हानि है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर लाभ है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में बस एक आहरण पर ब्याज जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इधर क्या क्या है, वेतन कमीशन, रेट पर अगर कोई ब्याज है, साझेदारी की अगर कोई पूंजी है तो। ठीक है, ये चीज़ें हम कर लेंगे और यहाँ से मेरा क्लियर हो जाएगा। इसके प्रोफार्मा को आप याद कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वाला जैसे ही शुरू करेंगे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में आए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका जो है पूंजी पर ब्याज का परिकलन। ठीक है, अब पूंजी पर ब्याज, सबसे पहले बात एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है तभी आप पूंजी पर ब्याज देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो आपको पूंजी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, MCQ वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पूंजी पर ब्याज कैसे निकालना है, पूंजी पर ब्याज निकालने की समस्या आ जाती है कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले इस पे यहाँ पर हम ध्यान देंगे वो टाइम पे, कि किस टाइम पे पूंजी जो है वो लगाया गया है और किस वे में या किस इंटरेस्ट पे हमें ब्याज देना है। सॉरी, देखिए वास्तव में पूंजी पर ब्याज प्रभावित करने के लिए कोई भी साझेदार अधिकृत नहीं है, जब तक कि यह सभी साझेदार जो है विलेख में जानबूझ करके मतलब स्पष्ट रूप से इसकी सहमति ना दे दें। इसकी सहमति बनती क्या है, कभी कभी क्या होता है कि साझेदार द्वारा असमान राशि, जैसे कोई 10 करोड़ लगाया है, किसी ने 10 लाख रुपए लगाया, ऐसे कंडीशन में हो जाता है। ठीक है और कभी कभी जो है पूंजी भागीदारी जो है समान होती है, परंतु जो लाभ की भागीदारी असमान होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके टाइम पीरियड को ध्यान देना है, कब मंथ किस महीने में लगाया है, निकाला है, ये जो चीज़ें। जैसे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है छोटा सा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2 लाख रुपए है, यहाँ पे जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, ये टाइम पीरियड के बिहाफ पे होगा। 1 अप्रैल को देखिए ऐसा करके दिया हुआ ना,
ठीक है। 1 अप्रैल से फिर उसके बाद जो है 3 लाख रुपए शेष बचता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये लग ही जाएगा आपसे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग थ्योरी अभी देखेंगे इसमें, ठीक है। जब ये पोर्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप का है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साझेदार की पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पूरे वर्ष के लिए ब्याज का परिकलन करती है। मतलब कि देखिए, प्रारंभ शुरू में जो पूंजी लगा रहेगा, अगर पिछले साल का ये पूंजी अगले साल के लिए आएगा तो उस पर जो पूरे साल जो है ब्याज का परिकलन होगा। यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज का परिकलन लाई गई राशि से वर्ष के अंतिम दिन तक जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर निकालते नहीं हैं तो। ठीक, आगे पूंजी आहरण की दशा में पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार होगी। कैसे? वर्ष के प्रारंभ से प्रारंभिक पूंजी निकाली गई हो तिथि तक जो है सर्वप्रथम ज्ञात की जाएगी। मतलब सीधा सा चीज़ें कब कब निकाला गया, कब कब की डाला गया, उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। जो मंथ बचेगा उस मंथ के साथ मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही हम लोग अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो पर्टिकुलर जो दिया रहेगा, जो आपका टॉपिक है वो है आहरण पर ब्याज। आहरण की ब्याज की बड़ी स्थिति होती है। देखिए आहरण क्या होता है। आहरण पर पार्टनर्स क्या करता है कि फर्म को क्या करता है, ब्याज देता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है किस डेट पे इसका आहरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट बस आप रुकिएगा। जी हाँ, आहरण पर ब्याज की बात करते हैं। आहरण की जो ब्याज है इस पर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आहरण जो है, जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को जब निकालते हैं तो उस कैपिटल के निकालने पर पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, फर्म को ब्याज देना पड़ता है। तो वही सेम चीज़ है। अब इसमें चीज़ें हमें क्या याद रखनी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, क्योंकि डिटेल में जाएंगे हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि इतना लंबे समय तक पढ़ सकें। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, इन वैल्यू को याद रखना है आपको। देखिए, जब धन जो है प्रत्येक माह के आरंभ में आहरित होता है तो कितना रहेगा, 6.5। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आ रहा 6.5 आया कहाँ से, तो 12 + 1/2 यहाँ पे एवरेज निकालने की कोशिश की गई है। एवरेज आया कैसे, देखिए, अगर आप 1 अप्रैल को निकालते हैं, अगर कोई पैसा है 10, मान के चलिए 10 रुपये, ठीक है, तो ये जो है अगले 12 महीने तक रहेगा ही रहेगा। साथ में फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में जाकर के 1 मार्च को फिर निकालेंगे, वो लगभग 1 महीने रहेगा। तो कुल मिलाकर कितना महीना हो गया, 13 महीना हो गया। 13 महीने को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आपके आने वाला है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, जब धन को हर माह के अंत माह में आहरित किया जाता है, अगर आप 30 अप्रैल को निकालते हैं, 30 अप्रैल को आप निकालेंगे तो यहाँ पे 30 अप्रैल को तो ऑलरेडी क्या हो चुका, 1 महीना कंप्लीट हो चुका। मतलब आपको जो काउंट करना है, कब से काउंट करना है, आपको जो काउंट करना होगा 1 मई से काउंट करना है। 1 मई से लेकर के अगर आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो हो गए टोटल आपके कितने, 11 महीने हो गए। ठीक है, और लास्ट में जब आप जाएंगे 30 मार्च को आप लेने वाले, 30 मार्च के बाद तो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो उधर कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 11/2 आपका हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आएगा 5.5। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रत्येक माह के अगर आरंभ में आहरित किया जाता है उस टाइम एवरेज कितना बनता है, 6.5। यहाँ पे ये याद करना है कि जब मतलब हर महीने के अंत में अगर आहरित होगा तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेगा। मतलब 1 महीने पहले लेगा तो 6.5, 1 महीने बाद लेगा मतलब महीने के अंत में लेगा तो 1 महीना, सीधे 6 में से 1 घट जाएगा तो 5.5 हो जाएगा। पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, जब जो है धन मतलब कि महीने के मध्य में लिया जाता है, मतलब कि महीने के मध्य का मतलब हो गया कि 15 तारीख को अगर लिया जा रहा है तो ऐसे टाइम में क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू को याद करना है, हम सीधे बता दे रहे हैं। अगर 1 तारीख को लेगा, जस्ट सपोज, ऐसे आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर 1 तारीख को लेगा 6.5, ठीक है, अगर 15 तारीख को लेगा तो आधा महीना घट गया, आधा महीना मतलब 0.5 घट गया, मतलब 6 आ गया। और अगर 30 तारीख या मंथ के आखिरी महीना 31 तारीख को अगर लेता है तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे जो हो जाएगा यहाँ से ये 6 हो गया। अब 0.5 इसमें से फिर माइनस कर लीजिए तो 5.5 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देख लिए हर महीने की तिमाही की अगर स्थिति अगर आती है तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो तिमाही की स्थिति होगी, हर महीने की तिमाही पे अगर होगा तो जब धन राशि एक साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही पर आहरित की जाती है
तो ब्याज का परिकलन का मतलब जो समय पाउंड रहेगा वो 7.5 रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। और यही जो है यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में अगर निकाला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 4.5। ये देखिए माह के मतलब तिमाही के प्रारंभ में अगर लेगा तो ठीक है। यहाँ पे 12+2 कैसे है बस समझा दे रहे। देखिए तिमाही कितने बनेगा, 3 महीने का बनेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब देखिए यहाँ शुरू में लेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे तो 12 महीने हो गया मार्च तक। अब यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। अब देखिए जैन के फर्स्ट डे पे लेगा तो यहाँ से काउंट होगा तो 1 2 3 महीने हो गए, तो इसलिए 12+3/2 जिसका आ गया वैल्यू 7.5। वहीं पे अगर ये जो है प्रत्येक माह की तिमाही के अंत में लेगा तो इधर तो लिया ही नहीं, इधर लास्ट में ला कर के लिया है 30 जून को लिया है। 30 जून के टाइम में तो पर्टिकुलर महीना तो बीत ही चुका है। 1 जुलाई से काउंट करें, 1 जुलाई से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए। इधर 31 मार्च को लेगा, 31 मार्च को बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उधर भी 0 हो गया, तो ये 5.5 हो गया। पॉइंट अगर नहीं समझ में आ गई ये चीज़ें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इसके लिए बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए सारे पॉइंट, ताकि आपको एक ही वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट पोर्सन है थ्योरी के इसके मिल जाए। आगे आ जाइए। आगे हम लोग देखते हैं कि भाई एक साझेदार की लाभ की गारंटी क्या होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्टनर्स के बीच में जब भी बढ़ते हैं वो हमेशा बचता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको अदर पार्टनर क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि भैया ठीक है प्रॉफिट जो लॉस रहेगा वो तो देंगे ही देंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस तो बटेगा, हम पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी भी देते हैं कि अगर इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो एक मिनिमम अमाउंट हम आपको पेड करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक साझेदार को लाभ की गारंटी देना। जैसे अगर कोई साझेदारी संस्था अगर है वो चला रही है, किसी साल 10,000 रुपये, किसी साल 40,000 रुपये, किसी साल जो है वो 5,000 रुपये घाटे में चली गई है, लेकिन ऐसे कंडीशन में एक ऐसा पार्टनर है जिसको एट एनी हो कुछ भी हो भाई फर्म चले या ना चले हमको प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, तो उसको वही न्यूनतम पेमेंट करने की गारंटी दी जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ है। तो आइए इसकी थ्योरी को जल्दी से देख लेते हैं। कई बार एक फर्म में एक साझेदार को एक न्यूनतम राशि गारंटी के साथ शामिल किया जाता है और इसे उसके फर्म से प्राप्त लाभ के भाग के रूप में माना जाता है। यह आश्वासन जो है वो फर्म के सभी वरिष्ठ जो भी साझेदार रहते हैं वो सभी विशेष अनुपात में देते हैं, या फिर निजी तौर पे एक वरिष्ठ साझेदार द्वारा भी दिया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की गारंटी प्राप्त साझेदार का न्यूनतम गारंटीकृत राशि तब तक देय होती है जब तक कि लाभ का भाग लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम हो, ठीक है। उदाहरण के लिए मधुलिका है और रक्षिता है, ये पार्टनर में फर्म है। फर्म में कनेक्टर को 25,000 रुपये न्यूनतम राशि देना ही देना है। सीधा से कॉन्सेप्ट है, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे A, B, C इन पर्सन है, इन दोनों ने मिलकर के बोला कि भाई आप मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। ठीक है बन जाएंगे भाई, मुझे क्या मिलेगा, लाभ हानि बराबर इससे बटेगा। इन्होंने बोला कि नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है। A और B को पता है कि ये भाई ये बहुत टैलेंटेड इंसान है, तो A और B ने दोनों मिलकर के वादा किया ऐसा ठीक है भाई ठीक है, जब हानि होगा तुम्हें हानि सहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एट एनी हाउ एक मुश्त अमाउंट फिक्स कर देना, ये हम आपको देंगे। तो वही गारंटी वाला हो गया वैल्यू। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये पॉइंट आप पढ़िएगा, तब भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, जो है फिर से इस पर डिटेल और अच्छे से मैं वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आने वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उन सारे पोर्शन पे हम ध्यान देने वाले हैं, कैसे सॉल्यूशन हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नियोजन है, समायोजन है, सॉरी समायोजन क्या चीज़ होता है। समायोजन का मतलब जो हो गया, अगर जो भी लेखा हुआ है लेखांकन है उसमें किस तरह की त्रुटि, उन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए, तो इस पे स्पेशली जो हमें देखना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश यही रही कि सारे पॉइंट आपको कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए।
अगर तब भी किसी तरह की अगर असुविधा अगर आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। और कोशिश करिए, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को वक्त देने के लिए, अपनी पढ़ाई को वक्त देने के लिए। जितना अच्छा आप खुद को वक्त देंगे, आपका भविष्य उतना ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्पेशली अपने देश के लिए, अपने काम के लिए आप लोग लगे रहिए, हिंदी को प्रमोट करिए। जय हिंद, जय भारत।